गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और इसमें यह है कि इम्पोर्टेंट कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर नकेल लगा दी है। क्यों? क्योंकि कंपनी अब जो क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जो है नए ग्राहकों को जारी नहीं कर सकेगी, यानी नए ग्राहक नहीं बना सकेगी। कारण क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड को 22 जुलाई से जो है क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड का एक भी नया ग्राहक बनाने से रोक दिया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिकी कंपनी मास्टर कार्ड पर आरोप के भारत में काम कर उसकी जो शाखा है मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक ने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया है और काफ़ी समय दिया गया है उनसे, और उन्होंने जो है काफ़ी मौके दिए रिजर्व बैंक ने, तब भी उन्होंने नहीं सुनी। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट नियम कि वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था। तो उन्होंने कहा था सारी पेमेंट सिस्टम कंपनियों को कि आप भारत में जितना भी काम करेंगे उसका जो है लेखा जोखा आपको भारत में रखना पड़ेगा, यानी कि आपको भारत में ही भारत का डेटा रखना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। तो इस पर कंपनी पर क्या असर होगा कि मास्टर कार्ड के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाज़ार है, लिहाजा उसकी बाज़ार हिस्सेदारी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फिर भी पुराने ग्राहकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं कब पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी इसी से जुड़ी हुई डिटेल है कि और ये आरबीआई का जो सर्कुलर था उसकी डेट रख लीजिए आप, ये वो 6 अप्रैल 2018 को ये सर्कुलर जारी किया गया था। और इन मानकों का पालन नहीं करने पर अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब पर भी प्रतिबंध लग चुके हैं, यानी पहले भी 2 लोग इसमें आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो ये चर्चा में क्यों था मुद्दा? ये चर्चा में इसलिए था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 विदेशी कार्डों पर मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब को जो है भारत में डेटा संग्रहण के मुद्दे पर इन तीनों को रोक दिया। इनके मास्टर कार्ड को, अमेरिकन एक्सप्रेस को, डाइनर्स क्लब को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया। आरबीआई के इस निर्णय से किन किन को नुकसान पहुंचेगा? एक्सिस बैंक को, यस बैंक को, इंडसइंड बैंक को और निजी क्षेत्र के 5 बैंक प्रभावित होंगे। तो व्यक्तिगत डेटा जो संरक्षण विधेयक है उसमें डेटा जो है स्थानीयकरण से बात संबंधित प्रावधान भी हैं कि आपको डेटा हमारे देश में ही रखना पड़ेगा। अब आप इसमें यहाँ देख सकते हैं इस एरिया में, इस लाइन में, कि मास्टर कार्ड के ग्राहक कौन कौन है। तो आरबीएल बैंक 100% डिपेंडेंट है, यस बैंक भी 100% है, बजाज फिनसर्व भी है, एचडीएफसी बैंक 45% है, इंडसइंड बैंक कितनी है 40%, आईसीआईसीआई बैंक कितनी डिपेंडेंट है 36%, एक्सिस बैंक कितनी डिपेंडेंट है 35% और एसबीआई कार्ड भी 10% है, जो कि कम है। अब डेटा संग्रहण पर आरबीआई का परिपत्र क्या है जो 6 अप्रैल 2018 का है। तो आरबीआई का जो परिपत्र है उसमें ये कहा गया है कि सभी जितने भी सिस्टम प्रोवाइडर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत में 6 महीने के भीतर ही उनके द्वारा जितनी भी संचालित भुगतान प्रणाली यानी पेमेंट सिस्टम है उनसे संबंधित पूछा हुआ डेटा, लेन देन का हो, एकत्रित किया या संसाधित किया गया भुगतान निर्देश के हिस्से को एक तंत्र में संग्रहित किया जाए। उन्हें आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है। और क्या है इसमें कि भुगतान फर्में जो है इसका अनुपालन नहीं कर रही, क्योंकि उच्च लागत आती है। उच्च लागत क्यों आती है? वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे भुगतान कंपनियां जो वर्तमान में देश के बाहर ही करती हैं भारतीय लेन देन संबंधी डेटा का भंडार, जैसा मान के चलो अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में कर लेती हैं और वहीं से प्रोसेस करती हैं। उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है यानी केंद्रीकृत, और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि डेटा स्टोरेज को भारत में स्थानांतरित करने के लिए उन्हें लाखों डॉलर नए रूप से खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ इंडिया के लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा निवेश भी आएगा। फिर एक और परेशानी क्या आएगी? दूसरी परेशानी सबसे बड़ी कि उन्होंने ये बताई है कि अन्य देशों में भी स्थानीयकरण की मांग उठेगी कि अगर भारत ये कह देता है कि आप यहाँ लागू करिए इस चीज़ को, तो और भी देश ये कह सकते हैं कि आप लागू करिए ये चीज़ को यहाँ पर। तीसरा है स्पष्टता का अभाव। यद्यपि वित्त मंत्रालय ने डेटा स्थानांतरित करने के मापदंडों में कुछ ढील करने का सुझाव तो दिया है, किंतु रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए बदलाव से इनकार कर दिया था कि डिजिटल लेन देन के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर भुगतान प्रणालियों की निगरानी ज़रूरी होती है या फिर आवश्यक है। तो रिजर्व बैंक के इस कदम का महत्व क्या होगा? रिजर्व बैंक के इस कदम का महत्व क्या होगा कि संस्थाओं को नए ग्राहकों को शामिल करने से प्रतिबंध किए जाने से ये सुनिश्चित होगा, यानी कि इनको अगर नए ग्राहक नहीं बना दिए जाएंगे तो ये कानून का पालन करेंगे। तो और सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर केवल भारत में ही अपने एंड टू एंड लेन देन डेटा को स्टोर या स्थानीयकृत करेंगे। यहाँ पर इस तरह के कदम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि कानून को मनवाना, यानी कानून का प्रवर्तन करवाना, क्योंकि कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए डेटा एक्सेस सदैव चुनौती रहा है। भुगतान फर्मों का विनियमन भी इम्पोर्टेंट है कि भुगतान फर्में उन पर कंट्रोल बनाए रखे अपना, आरबीआई भी। तो मास्टर कार्ड, वीज़ा, एनपीसीआई जैसी फर्में क्या होती हैं? ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत जो है इनको संचालित करने के लिए भुगतान और प्रणाली ऑपरेटर होते हैं ये।
और दूसरा क्या है कि अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकरण है। यानी जितनी भी भुगतान प्रणालियाँ आती हैं उनका कंट्रोल कौन करता है, वो करता है आरबीआई। रिजर्व बैंक की भुगतान प्रणाली भुगतानकर्ता और लाभार्थी यानी कि जो दे रहा है पेमेंट और जो ले रहा है उन दोनों के बीच में मध्यस्थ बन के उस पेमेंट को पूरा कराती है तथा इसमें समाशोधन होता है, भुगतान या निपटान से हुए सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि पेपर आधारित जैसे चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, डिजिटल हो, नेफ्ट हो, भीम ऐप से सिस्टम, दोनों तरीके के पेमेंट सिस्टम इसमें शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग संस्थाओं, गैर बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग नहीं है लेकिन बैंकिंग का थोड़ा बहुत काम करती हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करता, कार्ड नेटवर्क, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म आदि को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का सदस्य बनने के लिए और आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने की इनको भी अनुमति दे दी है जो नॉन बैंकिंग काम करते हैं। आगे की राह क्या होती है? आगे की राह की है सभी संस्थाओं के लिए आरबीआई के स्थानीयकरण का जनादेश का पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन ये सच भी है कि स्थानीयकरण भारत के भुगतान पैसे तंत्र को प्रभावित भी कर सकता है। यानी कि अगर हम डेटा का स्थानीयकरण पर ज़्यादा फोकस करें तो ये भी हो सकता है कि हमारे उसी को सिस्टम को तहस नहस कर दो जो पहले से अच्छा काम कर रहा है। फिर भारत को कानून के एनफोर्समेंट यानी कि कानून को लागू कराने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र हेतु म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी से आगे बढ़कर यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ डेटा ट्रांसफर्स पर भी बायलैटरल यानी द्विपक्षीय संधियों पर आधारित प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करने पर विचार किया जाना चाहिए कि डेटा तक पहुंच भारतीय कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं के अनुसार समय पर पूरा हो। यानी कि अगर किसी एजेंसी को, सीबीआई को, रॉ को या फिर किसी को भी ईडी को अगर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उन्हें सही टाइम पर मिल जाए और साथ ही तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डेटा प्रवाह की अनुमति भी दी जाए। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।